बच्चों सबसे पहले आप ये प्लीज 1 मिनट का इंट्रो पूरा देख लो। मुझे आपको कुछ चीजें बतानी है, फिर चाहे आप चैनल पे नए हो या फिर चैनल पर पुराने हो। आप मुझे अपना फीडबैक देना कमेंट करके कि मुझे इतने ज्यादा एमसीक्यू की सीरीज और बनानी चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड। बस मैं इसलिए नहीं बनाता कहीं वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए तो बच्चा देखता नहीं है काफी बड़ी वीडियो, तो इसी चक्कर में मैं 15-20 मिनट की बनाता हूं ताकि बच्चा आराम से देख ले। तो मुझे आपसे फीडबैक चाहिए। अगर आप यस करते हो कि हाँ सर लंबी वीडियो चलेगी 1 घंटे वाली 2 घंटे वाली, तो मैं आपके लिए 60 नहीं 100 की भी निकाल सकता हूँ, 150 की भी निकाल सकता हूँ, ऑल चैप्टर की एमसीक्यू से रिलेटेड। और साथ ही जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो आप पहली चीज तो इसका फीडबैक दे देना। अब दूसरी बात आती है, यहां पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो 3 चैप्टर एक ही वीडियो में कर रहे हैं, जो कि है आपका 11th पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड चैप्टर नंबर 3, 4 और 5, जो कि सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो बच्चों इनसे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन तक और साथ ही एमसीक्यू सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये नहीं कि कम पूछे जाते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन 3 चैप्टर को तो आपको पूरा पी जाना है, बिल्कुल भी इसके अंदर आपको हल्के में नहीं लेना है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी रिसर्च करके बनाए गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे, क्योंकि एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होंगे ना उनकी इंफॉर्मेशन मैं हर एक क्वेश्चन में दूंगा जो जो बनती है देना, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अब जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट में भी पिन कर रखा है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ जो नोट्स है बच्चों वो वहीं पर ही आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। और इसके बाद हमारी बहुत सारी सीरीज भी आने वाली है जिसका जिक्र मैं हर वीडियो में करता ही रहता हूं। तो बच्चों ये था एक छोटी सी जानकारी, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो फिर चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। तो सबसे पहले बच्चों मैंने इसे पार्ट में डिवाइडेड किया है टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आप YouTube पर पॉज करते हो तो आपको टाइमिंग शो हो जाएगी कि कौन सा पार्ट कब आएगा। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा, पहले तीसरा आएगा, फिर चौथा, फिर और लास्ट में 5वां आएगा। और साथ ही जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे उसकी भी आपको टाइमिंग शो हो जाएगी। तो आपके लिए काफी इजी कर दिया है। तो बच्चों अभी से आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में अगर आपका एंगेजमेंट ज्यादा दिखता है तो मैं बिल्कुल वाकई में मानूंगा कि हाँ वाकई में बच्चों को ज्यादा जरूरत है इन चीजों की। तो मैं और ज्यादा मेहनत से आपके लिए इतने अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो बनाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्यपालिका के साथ, चैप्टर नंबर 3 जो है, क्योंकि ये लेटेस्ट सिलेबस है हमारा। अगर डाउट है तो आई बटन में लिंक है सिलेबस का, आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि संसदीय कार्यपालिका का कार्य होता है। ऑप्शन देखिए, ए बात करता है जहां संसद हो वहां कार्यपालिका का होना, बी बात करता है संसद के द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका, सी बात करता है जहां संसद कार्यपालिका के रूप में काम करती है, और डी बात करता है ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जी हाँ ऑप्शन नंबर डी, ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो, वो संसदीय कार्यपालिका का कार्य होता है। क्योंकि जो विधायिका होती है यानी जो संसद के अंदर लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, इन्हीं के द्वारा कानून का निर्माण करवाया जाता है और निर्माण होने के बाद जो कार्यपालिका होती है उसे पूरे देश के अंदर लागू करवाती है। तो आप इन चीजों का ध्यान अच्छे से रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि अमेरिका में जो कार्यपालिका है वो किस प्रकार की है। क्योंकि भारत के अलावा जो अन्य देश है ना उनसे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि वहां पर जो लोकतंत्र है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, किस प्रकार की है। तो आप इनका भी ध्यान रखना। ऑप्शन देखिए, ए बात करता है कि अध्यक्षात्मक है, बी बात करता है कि अर्ध अध्यक्षात्मक है, और सी बात करता है कि राजतंत्रात्मक है यानी वो राजा वाला शासन है, और डी बोलता है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? जी हाँ ऑप्शन नंबर ए जो है वहां पर अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल करता है। आप जानते हैं कि अभी हाल ही फिलहाल में अमेरिका के इलेक्शन हुए थे जिसके अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हार चुके हैं और जो बाइडेन जो है वो जीत चुके हैं। तो इसलिए वहां पर राष्ट्रपति को चुना जाता है, और राष्ट्रपति भी ना सिर्फ 2 ही बार चुना जा सकता है, यानी उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 4 साल का होता है। जैसे भारत के अंदर 5 साल होता है ना प्रधानमंत्री, लेकिन वहां पर 4 साल का होता है। इस वाली कार्यपालिका में अध्यक्षात्मक में जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रमुख होता है और साथ ही वह सरकार का भी प्रमुख होता है।
और इनका चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर यानी कि डायरेक्ट तरीके से किया जाता है, जिसमें जो जनता होती है वो सीधे भाग लेती है। तो आप जरा ध्यान रखना इन चीजों के बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएससी, आईएएस या फिर गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उनके अंदर पॉलिटिकल से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है जो एग्जाम में आ जाता है। तो आपको भी ध्यान रखना है। ऑप्शन देखिए बच्चों, सामान्य जनता के द्वारा मतदान तरीके से यानी वोट डालकर, लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा या फिर निर्वाचित विधायक और सांसदों के द्वारा। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है, निर्वाचित विधायक और सांसदों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। यानी कि इसके अंदर जनता डायरेक्ट तरीके से भाग नहीं लेती, सिर्फ वही जने वोट डालते हैं जो लोकसभा, राज्यसभा और निर्वाचित विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो आप ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में राष्ट्रपति के पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है। यह भी एक सोचने वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा, महाभियोग के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर लोकसभा के सदस्य के द्वारा। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और साथ ही राष्ट्रपति को क्या, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्हें भी हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। तो आप ये याद रखना, ये जो प्रक्रिया होती है वो काफी लंबी है, जटिल भी है, क्योंकि ये एक सीरियस मैटर भी होता है। शुरुआत इसकी संसद से ही होती है, यानी लोकसभा में ये वाला प्रस्ताव पारित किया जाता है और सभी सदस्य एक सीरियस बैठक का हिस्सा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन देखिए, 2 साल, 5 साल, 6 साल या फिर 4 साल। तो बच्चों जब बात आती है भारत के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पीरियड की, तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि वो 6 साल का होता है, लेकिन नहीं बच्चों, भारत में जितना टाइम पीरियड राष्ट्रपति का होता है उतना ही उपराष्ट्रपति का होता है। तो 5 साल होता है दोनों का ही। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन देखिए, आर्टिकल 51, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 यानी पार्ट 1। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? शायद आप में से बहुत ही कम बच्चे जो पता होगा इसका। अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये आप अपने माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि ये जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, सभी एग्जाम वाले भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वहीं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है। तो ये तो आपको पता चल गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन क्वेश्चन तो यहां पर खड़ा ये होता है कि राष्ट्रपति जो अन्य मंत्री होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई रेल मंत्री बनता है, शिक्षा मंत्री बनता है, परिवहन मंत्री बनता है, तो इनकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति किनकी सलाह से करता है। ये है ना एक सोचने वाली बात। ऑप्शन देखिए बच्चों, उपराष्ट्रपति की सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से या फिर गृह मंत्री की सलाह से। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है, प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही है जो उन्हें अलग अलग पद प्रदान करते हैं। तो ये आप याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से कौन तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। तीनों सेनाओं से मतलब जल सेना, वायु सेना, थल सेना, इनसे रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन देखिए पहले, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर रक्षा मंत्री। अब यहां पर कुछ अलग अलग प्रकार के बच्चे अपना दिमाग चलाते हैं। कुछ को यह लगता है कि रक्षा मंत्री यानी जिन्हें डिफेंस मिनिस्टर कहा जाता है वो हो सकते हैं, बट वो यहाँ पर गलत हो जाता है। कुछ ये मानते हैं कि गृह मंत्री हो सकता है, क्योंकि जो पुलिस होती है, सेना होती है, उसके अंडर में आ जाती है, वो ऐसा सोचते हैं, तो यहाँ पर भी गलत हो जाता है। प्रधानमंत्री भी बच्चे सोचते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर भी गलत हो जाता है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जो होता है वह इन तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन बताया था। क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर नियुक्ति से रिलेटेड हो गया या इनका प्रमुख कौन होता है, तो ज्यादातर जो राष्ट्रपति है ना वो बहुत सारी चीजों में कॉमन आता है। अगर आपको कभी कभार ऐसा हो जाए कि
आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या आंसर है और ऑप्शन में राष्ट्रपति दिया जा रहा है, तो आप एक तुक्के के तौर पर जो चांसेस है परसेंटेज के अकॉर्डिंग खेल सकते हो राष्ट्रपति के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो राष्ट्रपति के अंडर में ही होती है भारत के। तो ये आप याद रखना बच्चों, एक मैंने आपको ये क्लू दिया है, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हो अपने आने वाले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन देखिए पहले, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या फिर सरोजनी नायडू। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और खास बात यह है कि जितना लंबा टाइम पीरियड इनका था ना, आज तक भारत के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्री आए करंट टाइम को जोड़कर भी इनसे ज्यादा किसी का नहीं रहा। क्योंकि स्वतंत्र भारत की बात हो रही है तो 1947 से लेकर 1964 तक जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। हालांकि प्रथम आम चुनाव जो था वो 1951 में हुआ था, लेकिन जब बात स्वतंत्र भारत की आती है तो 1947 से ही गिना जाता है। तो आप ये याद रखना अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए टैग भी लगाया इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में मंत्रिमंडलों की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन देखिए, लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उपसभापति। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडलों की अध्यक्षता करता है, क्योंकि उसी की सलाह पे तो मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, यानी उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो ये भी आप याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ने से पहले बच्चों आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने वीडियो को लाइक कर दिया है? अगर कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं करा तो प्लीज कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति, ऑप्शन ए कहता है कि लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है, बी बात करता है कि लोकसभा में बहुमत अर्जित करने वाले गठबंधन दलों में सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है, सी बात करता है कि राज्यसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है, और डी बात करता है कि गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है, गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होता है। यहां पर बच्चों मैं आपके लिए थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो कि आपको समझना काफी जरूरी है। देखिए सबसे पहले भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है उसे हम आम चुनाव कहते हैं, यानी लोकसभा वाले चुनाव कहते हैं, जिसमें 543 सीटों पर भारत में चुनाव कराए जाते हैं हर 5 साल के लिए, जो 2019 में अभी लास्ट चुनाव हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि जो बहुमत का आंकड़ा होता है वो 272 प्लस होता है, यानी आपको 272 प्लस 1 लाना जरूरी होता है। उससे ऊपर आप जितनी मर्जी ले आओ, अगर आप इतनी सीटें ले आते हो तो आप एक फुल मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बना सकते हो। जैसे अभी 2019 के इलेक्शन से मैं आपको समझा देता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी थी, अकेली पार्टी को 303 मिले और उसके गठबंधन को 353 के आसपास मिले, तो फुल मेजोरिटी तो उसे आराम से मिल गई, ठीक है। लेकिन अब गठबंधन की जब बात करते हैं ना, इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टी 272 प्लस 1 से ज्यादा या इसके बराबर सीटें प्राप्त नहीं कर पाई तो किसी की सरकार नहीं बनी। तो ऐसे में क्या होता है, जो सहयोगी दल होते हैं आपस में गठबंधन करते हैं, अलायंस करते हैं और सरकार बना लेते हैं। तो इसलिए गठबंधन की सरकार और एक फुल मेजोरिटी वाली सरकार ये कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखना। तो गठबंधन और उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। तो बच्चों आई होप कि आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ भी आ चुका होगा। मैंने छोटे सी चीज में आपको समझा दिया, अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों की सही मिलान करने हैं, क्योंकि एग्जाम में एक नए क्वेश्चन मिलान से रिलेटेड तो आ ही जाता है। तो देखिए लेफ्ट साइड आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ABCD के अकॉर्डिंग दिए गए हैं और उनका मिलान आपको 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग करना है। तो मैं आपको फटाफट पढ़ के बता देता हूं, फिर मैं आपको आंसर इसका बताता हूं कि क्या होना चाहिए। ए है कि भारतीय विदेशी सेवा, जिसके सामने बात की गई है 1 पॉइंट में, जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती है। अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र सरकार के दफ्तरों में काम करती है जो या तो देश की राजधानी में होते हैं या देश में कहीं और। प्रादेशिक लोक सेवा जिस प्रदेश में भेजा जाए उसमें काम करती है। केंद्रीय सेवाएं भारत के लिए विदेशों में कार्यरत है। तो ये तो आपके ऑप्शन है और यहाँ नीचे आपको दे रखा है कि मिलान सही कौन सा होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ जो सीधा सीधा मैच हो रहा है।
जैसे कि हर एक बच्चा ये तो पता लगा लेगा कि जो भारतीय विदेशी सेवा है ना, उसका जो करेक्ट आंसर है वो ए के साथ फोर्थ मिलान कर रहा है, क्योंकि भारत के लिए विदेशों में कार्यरत विदेशी सेवा कहलाते हैं, ये बच्चों को पता होता है। अब बात आती है कि पारदेशिक लोक सेवा, तो पारदेशिक यानी कि रीजनल, तो ये उसी प्रदेश में भेजी जाती है जहां उसे काम करने को मिले, ठीक है, तो ये भी पता चल जाए। तो सी का जो मिलान है वो सी के साथ ही हो रहा है, यानी थर्ड के साथ। अब बात आती है बी और डी की। तो बच्चों जब बात आती है बी की, अखिल भारतीय सेवा की, तो इसमें यह होता है कि जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती है। जैसे कि अगर मुंबई में निकली है बहाली तो मुंबई में करना पड़ेगा, दिल्ली में निकली है तो दिल्ली में। और लास्ट है ऑप्शन डी केंद्रीय सेवा। तो केंद्रीय सेवा यानी कि सेंट्रल वाली सर्विस जो होती है वो केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करना होता है, या फिर देश की राजधानी में, या फिर कहीं और देश के अंदर ही, क्योंकि सेंट्रल जो है वो पूरे भारत के अंदर आता है। तो इस हिसाब से जो इसका मिलान बना वो कैसा बना, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर है कि ए फोर्थ के साथ, बी वन के साथ, सी थर्ड के साथ और डी सेकंड के साथ, ये इसका सही मिलान है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। और बच्चों ये आपका एनसीईआरटी बुक वाला क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से नौकरशाही का कार्य हो सकता है। तो नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो आईएएस, आईपीएस ये सभी क्या है, नौकरशाही तो है। ऑप्शन देखिए, प्रशासकीय, वैधानिक, सलाहकारी या फिर उपरोक्त सभी। तो सिंपल सा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये प्रशासकीय, वैधानिक, सलाहकारी सभी होते हैं। तो ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राष्ट्रपति की मृत्यु के पश्चात यानी बाद पद को कौन संभाल सकता है। ऑप्शन देखिए, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है वो तो पूरी तरीके से गलत है। राज्य का मुख्यमंत्री कहाँ उसका काम इसमें, मुख्य न्यायाधीश भी ये सोचना पड़ेगा, प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उसका काम संभालता है, तभी तो उसे वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे कराया जाता है। तो अभी एक क्वेश्चन ऊपर आया था, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कराया जाता है, जिसके अंदर हमने उसका आंसर जान लिया था। तो यहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको अभी इसके ऑप्शन बताता हूं, फिर आंसर बताता हूं रीजन के साथ। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा, और डी बात करता है कि राज्यसभा, लोकसभा और साथ ही विधानसभा के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चों, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। यहां पर विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। विधानसभा के जो सदस्य भाग लेते हैं वो सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, डी जैसे ऑप्शन पे क्लिक करके आ जाते हैं और एक्साइटमेंट में वह गलत कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक है उससे आपको जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो हर एक मिस्टेक चल जाएगी, लेकिन फाइनल ईयर एग्जाम में कुछ भी माफ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वर्तमान में भारत देश के राष्ट्रपति का नाम बताइए। अब ये क्वेश्चन इसलिए आपके लिए डाले जाते हैं कि करंट से रिलेटेड भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे जरूर एक न एक क्वेश्चन करंट सिचुएशन से रिलेटेड पूछ लेता है चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हम कार्यपालिका के बारे में बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति का जिक्र ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ऑप्शन देखिए, वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी या फिर हामिद अंसारी। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रामनाथ कोविंद जो है वह भारत देश के अभी के राष्ट्रपति हैं। तो अब राष्ट्रपति का जिक्र आया तो उपराष्ट्रपति का भी आएगा, चलिए वो भी हम आगे बात कर लेते हैं और मैं कुछ चीजें भी आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि वर्तमान में भारत देश के उपराष्ट्रपति का नाम बताना है। ऑप्शन बिल्कुल आपको सेम मिलेंगे, वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी या हामिद अंसारी। तो ऑप्शन बी जो है वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो भारत देश के राष्ट्रपति है। लेकिन उपराष्ट्रपति में ए सी डी एक हो सकता है,
तो करेक्ट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। वेंकैया नायडू जो है वो अभी के समय भारत देश के उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन बच्चों एक चीज आपको ये भी जानना होगा कि इनसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे पता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी हामिद अंसारी थे। और रामनाथ जो अभी के समय राष्ट्रपति है, इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? प्रणब मुखर्जी है। अभी हाल ही फिलहाल में उनकी डेथ भी हो चुकी है और ये भारत रत्न से सम्मानित भी किए गए थे। तो बच्चों आप जरा ध्यान रखना, ये सभी की सभी नॉलेज आप कॉपी में लिख लेना, चाहो तो गूगल से क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनमें से किस देश में अर्ध अध्यात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है? अभी हमने एक क्वेश्चन ऊपर अध्यात्मक के बारे में पढ़ा था, अब यहां पर आ गया अर्ध अध्यात्मक। ऑप्शन देखते हैं पहले, भारत में, अमेरिका में, श्रीलंका में या फिर कनाडा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में अर्ध अध्यात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है अर्ध अध्यात्मक में कि राष्ट्रपति जो होता है ना वह देश का प्रमुख होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जो होता है वह सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, यानी कि जो लोकसभा होती है ना वहाँ की, उसके लिए वो उत्तरदायित्व होता है, यानी जवाब देने के लिए क्वेश्चन आंसर का। तो इसलिए इस प्रकार की सरकार को हम अर्ध अध्यात्मक कहते हैं। तो ये आप याद रखना, और ये श्रीलंका में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया था? ये क्वेश्चन आपका प्योर एनसीईआरटी से उठाया गया है, तो आपको इसका आंसर अच्छे से पता होना जरूरी है। ऑप्शन देखिए, आर्टिकल 79, आर्टिकल 74 पार्ट 1, आर्टिकल 75 या फिर आर्टिकल 76। तो बच्चों आर्टिकल 74(1) के अकॉर्डिंग, यानी पार्ट 1 के अकॉर्डिंग, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री खुद होंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अब आता है बच्चों सिर्फ आपके लिए एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं हर बार आपसे पूछता हूं तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए आप बच्चों से। तो ये जो क्वेश्चन है वो एक सेंसिटिव है, हम नहीं चाहते कि ऐसी इंसिडेंट कभी हो, लेकिन आप पढ़ रहे हो पॉलिटिकल तो आपको अपना माइंड खुला रखना है, इसलिए सोच विचार करना आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। क्वेश्चन देखिए, यदि अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की ही मृत्यु हो जाती है तो देश का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? ये सोचने वाली बात है। आप बच्चों से ये जानना है कि आप इसका आंसर किस प्रकार से देते हो, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, तो आप जरूर बताना, मैं आपको जरूर बताऊंगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विद रीजन के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 कार्यपालिका से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ आएंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों अपने विधायिका से रिलेटेड, जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है। आइए फिर शुरुआत करते हैं उसके साथ। विधायिका लेजिस्लेचर चैप्टर नंबर 4। तो यहां पर मैं क्वेश्चन 1 नहीं करूंगा, क्वेश्चन 21 करूंगा, क्योंकि हमें टोटल 60 क्वेश्चन करने हैं इसीलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 21 के बारे में जानते हैं क्या बात की जा रही है। क्वेश्चन 21 कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो गवर्नमेंट एग्जाम, आईएएस, यूपीएस, बैंकिंग, टीचर, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर पॉलिटिकल फील्ड से रिलेटेड। तो सबसे पहले कि जो राष्ट्रपति वो कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है, इसका पहले आंसर जानते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है 2, बी कहता है 10, सी कहता है 12 और डी बात कहता है 14। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 12। तो 12 सदस्य जो है वह राष्ट्रपति नॉमिनेटेड कर सकता है, लेकिन इसके पीछे एक शर्त होती है कि वो जो सदस्य है उनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि लिटरेचर फील्ड से, साइंस की फील्ड से, आर्ट एंड सोशल सर्विस, इनसे जुड़ा होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर स्पीकर। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है उपराष्ट्रपति। एक तरीके से जो पूरा जिम्मा होता है ना, उपराष्ट्रपति का जो मेन काम होता है वो राज्यसभा को ही चलाना होता है, इसलिए अध्यक्ष भी उपराष्ट्रपति ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, यह अधिकार प्राप्त होता है।
तो बच्चों विधेयक मतलब बिल होता है, और बात हो रही है यहाँ पर वित्त विधेयक की यानी मनी बिल की। तो ये राइट्स किसके पास होता है, ये आपको आंसर इसका बताना है। ऑप्शन देखिए पहले, राष्ट्रपति के पास, विधानसभा के पास, राज्यसभा के पास या फिर लोकसभा के पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों सिर्फ लोकसभा के पास राइट होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, और ये पेश भी सिर्फ लोकसभा में किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की, कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताना आपको, वो कौन थे। ऑप्शन देखिए, AR देसाई, सुकुमार सेन, GV मावलंकर या फिर प्रतिभा पाटिल। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था GV मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों की लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। तो इससे पहले हमने फर्स्ट का तो जान लिया, लेकिन प्रेजेंट टाइम का भी आपको पता होना जरूरी है। ऑप्शन देखिए पहले, ओम नारायण, ओम बिरला, राजा राम जी या फिर मणिशंकर। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ओम बिरला जो है वह अभी के समय लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और ये किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से। तो ये आप याद रखना। अभी हाल फिलहाल में इनका बर्थडे भी गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन देखिए, लड्डू सा है वैसे। ए बात करता है 4 साल, बी करता है 5 साल, 6 साल या फिर 2 साल। तो सिंपल सा है, 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। उसके बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं, फिर से सदस्य दोबारा भी जीत सकते हैं, वो दोबारा से बैठ जाते हैं, ऐसा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे MP है जो अभी तक बैठे हुए हैं, बार बार जीत जाते हैं वो। तो 5 साल का इनका टाइम पीरियड होता है, उसके बाद लोकसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, फिर नई लोकसभा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों के लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, यानी कि आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ बतानी है लोकसभा की। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए पहले, 543, 545, 547 या फिर 552। तो करेक्ट आंसर अधिकतम संख्या की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी है, वो है 552। ठीक है, लेकिन अभी के समय जो लोकसभा की सीटें हैं जिसमें चुनाव करवाए जाते हैं वो 543 है, और साथ ही 2 जो सदस्य है 545 बन जाते हैं। तो उन्हें राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करता है, यानी नॉमिनेटेड करता है। वो जो 2 सदस्य हैं वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ था, तो कुछ अंग्रेज ऐसे थे जो भारत के अंदर ही बसे रह गए, इसलिए उन्हें एंग्लो इंडियन का नाम दिया गया है। तो 2 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेटेड करता है, तो इस हिसाब से कितने हो गए, 545। लेकिन यहां पर बात मैक्सिमम की हुई थी, तो इस हिसाब से 552 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ऑप्शन देखिए, 245, 236, 250 या फिर 243। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 250 इसके मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। लेकिन अभी के समय कितने सदस्य हैं राज्यसभा में, 245, जिसके अंदर 233 जो वो निर्वाचित होते हैं यानी वोट के माध्यम से, और 12 सदस्य जो होते हैं उन्हें राष्ट्रपति खुद नॉमिनेटेड करता है, जिसका जिक्र मैंने अभी कर दिया था आपको ऊपर ही। क्वेश्चन नंबर 29 है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो बच्चों ये तो मैंने अभी आपको आंसर बता ही दिया ऑलरेडी। तो ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जिसका जिक्र अभी कर दिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि वर्तमान में किस नए राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है। तो सबसे पहले तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि द्विसदनात्मक विधायिका क्या होती है। तो पहले मैं इसका आंसर बताता हूं, फिर इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूं। ऑप्शन देखिए, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड या फिर उत्तराखंड। इसका जो करेक्ट आंसर है, नए राज्य की बात की गई है तो वो तेलंगाना है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो बच्चों द्विसदनात्मक का मतलब होता है कि जहां पर 2 सदन होते हैं। अगर संसद की बात की जाए भारत के, तो वहां पर भी 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तो उसके अंदर भी 2 सदन देखने को मिलते हैं, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद। तो बच्चों टोटल भारत के 7 राज्य हैं जहां पर 2 सदन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जिसके अंदर जो अपर हाउस होता है यानी कि उच्च सदन जिसे माना जाता है वो विधानसभा को ही माना जाता है, और निम्न सदन विधान परिषद को माना जाता है। तो तेलंगाना के अंदर जो विधानसभा है वो वहां का उच्च सदन है, और विधान परिषद जो है वहां की निम्न सदन है।
तो ज़्यादा जो पावर होती है वो विधानसभा के पास ही होती है। ये सभी जानकारी आप कॉपी में लिख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और अगर आपको बाकी राज्यों के बारे में जानना है तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन राज्यों में भी द्विसदन देखने को मिलता है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा किसी के बारे में भी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन देखिए 25, 35, 30 या फिर 28। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। कम से कम जो एज होनी चाहिए वो 30 तो होनी ही चाहिए। और वहीं बात आती है लोकसभा के सदस्य बनने की, मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है। तो 25, 35, 30 या 28 सेम ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। कम से कम 25 साल का तो व्यक्ति होना चाहिए, तब जाके वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो बच्चों उच्च सदन यानी कि अपर हाउस इसे कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये भंग नहीं होता, स्थायी सदन है, ये आप याद रखना। लेकिन जो लोकसभा है वो हर 5 साल के बाद हट जाती है, इसलिए वो अस्थायी सदन है लोकसभा, ये भी आपको याद रखना है। तो अभी हमने बात करी अपर हाउस की, तो लोअर हाउस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये किस नाम से जाना जाता है। निम्न सदन ऑप्शन सेम रहेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो लोकसभा जो है उसे लोअर हाउस यानी निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि ये हर 5 साल के बाद हट जाता है और नई लोकसभा का गठन किया जाता है। आप मुझे कमेंट करके बता दो बच्चों कि अभी के समय जो लोकसभा चल रही है वो कौन सी चल रही है, आपको इसकी जानकारी होना जरूरी है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 35 है कि राज्यसभा धन विधेयक यानी मनी बिल को अपने पास रख सकती है सिर्फ कितने दिनों के लिए। ऑप्शन देखिए 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन या फिर 14 दिन। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। लेकिन विचार विमर्श के लिए राज्यसभा में भेज दिया जाता है। सिर्फ कितने दिनों के लिए, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 14 दिनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से संसद यानी कि पार्लियामेंट का कार्य है। ऑप्शन देखिए कानून का निर्माण करना, युद्ध की घोषणा करना, शासन करना या फिर नियुक्तियां करना। तो करेक्ट आंसर जो है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर ए। संसद जो है वो कानूनों का निर्माण करती है और कार्यपालिका उसे लागू करवाती है यानी इम्प्लीमेंट कराती है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिकतम सीटें आती है। तो ऑप्शन देखिए पहले राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। तो ऐसे क्वेश्चन की जानकारी आपको होना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया है। तो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, जहां पर लोकसभा की 80 सीटें हैं जो कि पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा है। इसलिए हर कोई जब चुनाव होते हैं ना लोकसभा के यानी प्रधानमंत्री वाले, तो मेन जो फोकस होता है वो उत्तर प्रदेश के ऊपर ही होता है। जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया उसने पूरा भारत जीत लिया, ऐसी ये मान्यता भी रही है। और ये जो सीटों का बंटवारा होता है वहाँ के क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर ही होता है। तो आपको इसकी भी जानकारी होना ज़रूरी है क्योंकि आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत के अंदर जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा वाला है, जिसकी जनसंख्या आज के समय 22 करोड़ से भी ज्यादा की है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कि देश की राजधानी दिल्ली में लोकसभा की सीटें कितनी आती है। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि दिल्ली जो है देश की राजधानी है, इसी कारण। ऑप्शन देखिए 15, 7, 10 या 12। तो करेक्ट आंसर जो है बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ 7 सीटें आती है लोकसभा की और ये सातों की सातों सीटें अभी के समय बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के अंडर में है और इससे पहले भी 2014 के चुनाव में वो ही जीती थी। और विधानसभा की यहाँ पर 70 सीटें आती है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि किस अनुच्छेद के तहत मनी बिल यानी कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन आ चुका है मनी बिल से रिलेटेड, तो आप समझ सकते हो इसकी अहमियत। जी हाँ, ऑप्शन देखिए अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109 या फिर अनुच्छेद 110। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में साफ दे भी रखा है कि अनुच्छेद 109 के तहत मनी बिल जो है वह राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। सिर्फ राज्यसभा 14 दिन के लिए विचार विमर्श के लिए अपने पास रख सकती है, जो कि नाम मात्र होता है। सारी शक्ति मनी बिल की लोकसभा के पास ही होती है जहां पर यह पेश किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 40 है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। अब ये क्वेश्चन आप प्यारे बच्चों के लिए, तो हमारा चैप्टर नंबर 4 विधायिका से रिलेटेड, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऑप्शन आप देख सकते हैं, राज्यपाल दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, विधानसभा के सदस्य या फिर उप मुख्यमंत्री। तो कौन हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 4 विधायिका यानी लेजिस्लेचर से रिलेटेड। अब बात करते हैं बच्चों अपने चैप्टर नंबर 5 जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं 41 क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 41 को शुरू करने से पहले अगर बच्चों आप बोर हो रहे हो या फिर अकड़ चुका आपका शरीर देखते देखते, तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, इधर उधर घूम लो, अच्छा रहता है, माइंड रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या बात कर रहे हैं। तो भारत में कुल वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो इसका जो आंसर है बच्चों मैंने गूगल के रिसोर्सेज के थ्रू लिया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए पहले 23, 21, 31 या फिर 25। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी 25 जो है भारत के अंदर अभी के समय हाई कोर्ट अवेलेबल है। तो ये आप जरा क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, कहीं पर 24 है लेकिन 25 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश का नाम आपको बताना है कि वो कौन है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे सीजेआई कहा जाता है। ऑप्शन देखिए पहले शरद अरविंद बोबडे, रंजन गोगोई, कपिल मिश्रा या फिर नारायण मूर्ति। तो ये चारों के चारों ही भारत के न्यायाधीश रह चुके हैं, मुख्य है। ठीक है, तो अभी आपको करंट टाइम का बताना है। कुछ बच्चों को लगता है कि रंजन गोगोई है, तो बच्चों अब वो रिटायर हो चुके हैं, वो नहीं है। अभी के समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम है एस.के. बोबडे यानी कि शरद अरविंद बोबडे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है बच्चों की भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, जो कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। ऑप्शन देखिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो करेक्ट आंसर जो है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, देश की राजधानी। और ये चारों के चारों महानगर है, बिग सिटी के नाम से जाने जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस सहित कुल कितने सदस्य हैं। ऑप्शन देखिए 30, 31, 32 या फिर 33। तो बच्चों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, 31 सदस्य हैं, जिसके अंदर एक जो वो मुख्य न्यायाधीश है और बाकी न्यायाधीश है 30। तो टोटल 31 हो गए। क्वेश्चन नंबर 45 है बच्चों की भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन ए कहते हैं संसद के द्वारा चुने जाते हैं, बी कहते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सी बात करता है कि 70 वर्ष तक की आयु तक रिटायर हो जाते हैं और डी बात करता है कि 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। तो करंट जो इसकी स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वह 65 वर्ष की आयु तक ही काम कर सकते हैं, उसके बाद वह रिटायर हो जाते हैं। तो आप ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस को शपथ ओथ कौन दिलाता है। ऑप्शन देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। तो ये वही क्वेश्चन आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। तो मैंने आपको बताया था कि जो शपथ दिलाने का काम होता है ज़्यादातर 99% केसेस में राष्ट्रपति के पास ही होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको बाय चांस कभी आंसर ना पता हो और ऑप्शन में राष्ट्रपति दिया हो तो आप लगा सकते हो परसेंटेज के अकॉर्डिंग कि किसके ज़्यादा चांस है तुक्के में। क्वेश्चन नंबर 47 है बच्चों की भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन देखिए 26 जनवरी 1945, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1955। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये वही दिन है जब भारत के अंदर पूरी तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 है बच्चों की उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का तबादला यानी कि ट्रांसफर कौन कर सकता है हाई कोर्ट के जजेस का। ऑप्शन देखिए सत्र न्यायालय जिसे सेशन कोर्ट कहा जाता है, जिला न्यायालय जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय जिसे
सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, और डी बात करता है कि तबादला वर्जित है, यानी कि इनका ट्रांसफर नहीं हो सकता, जहां पर है ये वहीं पर ही रहेंगे। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है, सर्वोच्च न्यायालय के पास इतनी पावर होती है कि वह हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर कर भी सकता है, और कुछ चीजें और बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के जो केसेस है वो अपने पास मंगवा भी सकता है, और साथ ही एक हाई कोर्ट का केस दूसरे हाई कोर्ट में वह ट्रांसफर भी कर सकता है। तो बच्चों आप ये जरूर ध्यान रखना कि देश के अंदर सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है और अलग अलग हाई कोर्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बात करता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या फिर दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी, यानी कि जो उसने जजमेंट दी है उसके ऊपर वह दोबारा से विचार कर सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 138 या फिर अनुच्छेद 139। तो करेक्ट आंसर जो है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 137 में ये बात कही गई है, और ये साफ आपकी बुक में दे भी रखा है, तो इसलिए ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी का तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये आप गांठ बांध के रख लिएगा इस बात को। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 यानी हाफ सेंचुरी आपके लिए। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में देना है। काफ़ी सिंपल सा है, बहुत इजी है कि PIL का पूरा नाम आपको बताना है और उसका क्या प्रयोग होता है, बस इतना सिंपल सा है, आप बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि जनहित याचिका किस देश के द्वारा भारत में शामिल की गई है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि जो भारत का संविधान है, एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड ये आता है कि भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। रीज़न बताइए। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि भारत के अंदर जो जो चीज़ें लाई गई है वो अलग अलग देशों से ली गई है। उसी प्रकार जनहित याचिका भी किसी देश से ली गई है, वो उसका आंसर आपको पता होना ज़रूरी है। ऑप्शन देखिए, पहले अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या फिर दक्षिणी अफ्रीका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जनहित याचिका दक्षिणी अफ्रीका से भारत में शामिल की गई है। तो आप ये याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अब आता है एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को तो आपको बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं लेना, आप मार्क कर लीजिएगा अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाली सीरीज के अंदर कि ये पक्का आ सकता है कि भारत में मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर परंपरा को पहली बार कब तोड़ा गया था। इस क्वेश्चन का मतलब ये है बच्चों कि जो चीफ जस्टिस होता है ना, वो जिसकी सबसे ज़्यादा एज होती है, जो सीनियर होता है, उसे ही बनाया जाता है, लेकिन इस परंपरा को तोड़ा गया था भारत के अंदर, उसका आपको साल बताना है मुझे, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, 1972 में, 1975 में, 1973 में या फिर 1971 में। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1973 में पहली बार वरिष्ठता के आधार पर योग्यता के ऊपर बल दिया गया था, और जो सीनियर जजेस थे उनसे कम उम्र वाले जज को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अब उनका क्या नाम था ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बता देना, एनसीईआरटी बुक में इसका आंसर दे भी रखा है। क्वेश्चन नंबर 53 है बच्चों कि सर्वोच्च न्यायालय का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो चीफ जस्टिस जो है वही सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 बात करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अधीन की गई है। तो जो लेसन है उसका जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, इसकी जानकारी होना आपको जरूरी है। जैसे मौलिक अधिकारों के बारे में हमने बात करी थी, तो वह किस अनुच्छेद में उनका जिक्र आता था? जी हाँ, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। तो अब बात हो रही है सर्वोच्च न्यायालय की, तो ऑप्शन देखिए, पहले अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 126। तो करेक्ट आंसर है बच्चों आर्टिकल नंबर 124, 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को शामिल किया गया था। ये आप याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि बच्चों किसी आम व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह अपनी बात रख सकता है कहां पर? ऑप्शन देखिए, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, विधानसभा में या फिर ए और बी ऑप्शन दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या है? बड़ा सिंपल सा हो जाता है अब तो, ऑप्शन नंबर डी,
उच्च न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय में भी वो अपनी बात रख सकता है अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, क्योंकि हमने मौलिक अधिकारों में ये बात करी थी कि अगर किसी का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 56 है कि हम सभी संविधान के अधीन हैं, परंतु संविधान वही है जो हम कहते हैं। ये स्टेटमेंट यानी कथन किसका था? क्योंकि स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ऑप्शन देखिए, जस्टिस ह्यूज, जस्टिस मिश्रा, जस्टिस न्यायमूर्ति या फिर जस्टिस एच खन्ना। तो करेक्ट आंसर है जस्टिस ह्यूज, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने कहा था कि हम सभी संविधान के अधीन हैं, परंतु संविधान वही है जो हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है बच्चों की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायर होने की आयु कितनी है? तो जरा आप ध्यान देना, यहाँ पर बात हो रही है हाई कोर्ट के जजेस की, ना कि सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि बच्चे ऐसी ही गलती करते हैं छोटी छोटी। ऑप्शन देखिए पहले 60, 62, 63 या फिर 65। तो बच्चों सबसे पहली बात 65 जो एज है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए है, ठीक है। और जब बात आती है हाई कोर्ट के जजेस की, तो पहले जो ये एज थी वो 60 थी, लेकिन अमेंडमेंट करके इसे बढ़ा दिया गया 2 साल के लिए, तो 62 होगी। तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी बन जाता है। अब बात ये आती है कि कौन से अमेंडमेंट यानी संशोधन के तहत एज को बढ़ाया गया था। अमेंडमेंट नंबर 15, और ये करवाया गया था 1963 में। तब 60 वर्ष से लेकर 62 वर्ष की आयु कर दी थी रिटायरमेंट होने की हाई कोर्ट के जजेस की। तो ये आप याद रखना, नोट कर लेना कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 58 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पदों से हटाया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, महाभियोग द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा। तो बच्चों ये भी एक सीरियस क्वेश्चन है और इसका जिक्र पहले भी आया था, लेकिन कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग था। तब बात राष्ट्रपति की हुई थी कि उन्हें उनके पद से कौन हटा सकता है, और अब बात न्यायाधीशों की हो रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को भी और मुख्य न्यायाधीश को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 है बच्चों की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निश्चित करता है? ऑप्शन देखिए, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है वो एक संघीय ढांचा है। कहने का मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देश का सुशासन संभालती है, ठीक है। तो इसलिए जो न्यायाधीशों की संख्या है वह पार्लियामेंट यानी कि संसद के द्वारा निश्चित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 60 कि दिल्ली में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी है? 40 है, 45 है, 49 है या फिर 48 है। तो बच्चों अगर आप गूगल करोगे आपको इसका आंसर आराम से पता चल जाएगा। दिल्ली से रिलेटेड ही मैंने क्यों पूछा, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए आपको इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 45 जजेस हैं अभी दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आप याद रखना। तो ये थे हमारे टॉप 60 क्वेश्चन 3 चैप्टर से रिलेटेड, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित। तो बच्चों मैं आपसे बस अब यही उम्मीद रख सकता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे, आंसर भी आपको अच्छे से समझ भी आएंगे। तो बस अब देर किस बात की है, अगर वीडियो लाइक कर दी है तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं करी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो की अपडेट आपको आगे भी मिलते रहे नोटिफिकेशन के थ्रू, और आपका हमारे साथ जुड़ा रहना काफ़ी अच्छे तरीके से रहे, क्योंकि 11th के बाद आपको 12th में भी तो आना है। तो बच्चों आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर ही ये पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, और आने वाली सभी पीडीएफ लिंक आपको सबका डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैंने पिन कर रखा है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।